हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे ज्योग्राफी सेकंड पेपर का यूजीसी के लिए। और उस टॉपिक का नाम है वॉल्कनिज्म यानी ज्वालामुखीता यानी ज्वालामुखी। इससे पहले मैंने जो टॉपिक किए हैं उनमें लास्ट जस्ट मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें अर्थक्वेक है पार्ट 1 पार्ट 2, और ये वॉल्कनिज्म भी हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि एक हमारी क्लास 40 से 45 मिनट तक की होती है, तो उसमें सारे पॉइंट्स को समेटना संभव नहीं है। तो हम एक टॉपिक को, जो बड़ा टॉपिक है, उसको हम 2 पार्ट में करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है वॉल्कनिज्म का, ज्वालामुखी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज्वालामुखी में इसको समझ लेते हैं कि किसी भी टॉपिक को करने से पहले हम ये जान लें कि टॉपिक का फॉर्मेट क्या हो सकता है, कि कैसे उसका फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे डाला वॉल्कनिज्म, वॉल्कनिज्म या वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो या वॉल्कनिज्म। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल्केनो या वॉल्कनिज्म का मतलब क्या होता है। वॉल्कनिज्म का मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मैग्मा निकलता है, यानी मैग्मा के निकलने की प्रक्रिया को हम लोग वॉल्कनिज्म कहते हैं, है ना। वॉल्कनिज्म क्या है? द प्रोसेस ऑफ इरप्शन ऑफ मैग्मा, है ना। यानी जैसे ये धरातल है, ठीक है, मैं हर वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने कि ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन बने कि वॉल्कनिज्म इज, है ना। तो वॉल्कनिज्म क्या है कि अगर जैसे यहाँ पर मैग्मा है ना, ये मैग्मा है, और मैग्मा क्या है कि लिक्विड फॉर्म में है। अगर कोई मैग्मा इंटीरियर पार्ट से, है ना, इंटीरियर पार्ट से इरप्शन होता है, यहाँ से अगर मैग्मा निकलता है तो मैग्मा का सरफेस पर आना, यानी मैग्मा का धरातल पर आना ज्वालामुखीता कहलाता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इरप्शन ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड एज अ वॉल्कनिज्म। क्लियर हो गया? यानी ज्वालामुखी फटने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम ज्वालामुखीता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज अ वॉल्केनो, है ना। वॉल्केनो क्या हो सकता है? तो वॉल्केनो का मतलब है, वॉल्केनो इज ए वेंट। एक वेंट है, एक छिद्र है। ठीक है, एक कह सकते हैं एक हॉल है, एक छिद्र है, या एक ऐसा एरिया है जहाँ से मैग्मा निकलता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो रीजन है ना, ये वाला आप देखिए, ये वाला, है ना, यानी धरातल पर वो रीजन जहाँ से मैग्मा निकलना शुरू होता है। बात को समझना है कि वॉल्केनो क्या है। वॉल्केनो इज ए वेंट, एक छिद्र है, एक होल है, एक रीजन है, एक एरिया है, एक लोकेशन है जहाँ से मैग्मा निकलना शुरू होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल्केनो। ठीक है, तो ये बस मान लीजिए, तो दैट इज ए लोकेशन, दैट इज ए लोकेशन, एक लोकेशन है, एक रीजन है, या एक एरिया है, वो कुछ भी आप कह सकते हो। एक एरिया है जहाँ से मैग्मा निकलता है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी आपके कि 2 पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि वॉल्केनिज्म क्या है और वॉल्केनो क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीधा सा कि इसको फॉर्मेट एक बार बना लेते हैं कि फॉर्मेट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहली चीज़ हम इसमें करेंगे, जो हमने पहले कर भी ली है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वॉल्केनिज्म, जो हमने अभी जस्ट किया है ना, वॉल्केनिज्म। दूसरा है कि व्हाट इज़ वॉल्केनो, वॉल्केनो। नेक्स्ट है इसमें कॉजेस ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, कॉजेस ऑफ वॉल्केनो, कॉजेस ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के कॉज क्या है। उसके बाद है ठीक है, वॉल्केनो कॉजेस क्या है। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिज्म, वॉल्केनोस, है ना, वॉल्केनिज्म, यानी पूरे वर्ल्ड में
और इंडिया में, ठीक है, इंडिया में वॉल्केनिज्म कहाँ पर हैं और वर्ल्ड में वॉल्केनिज्म कहाँ पर है, तो दोनों की हम बात करेंगे। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म, इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म, ओके। उसके बाद है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ओके, मतलब वॉल्केनो से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, दैट इज अ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। अब हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें करेंगे, मेजर वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, मेजर वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में इंडिया भी आ जाएगा, है ना, कि विश्व में और भारत में कौन कौन से वॉल्केनो। तो एक बार आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मेट क्या बना हमारा, फॉर्मेट हमने बना कि व्हाट इज़ अ वॉल्केनो, वॉल्केनिज्म क्या है, वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो के कारण क्या है, ज्वालामुखी कारण कौन कौन से हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, दुनिया में वॉल्केनो को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन यही बनेगा कि किस रीजन में वॉल्केनो कम है या किस में ज़्यादा है, या सिंपल पूछेगा कि कौन सा वॉल्केनो कहाँ पर है। उसके बाद है इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनो, यानी जो वॉल्केनिज्म जब होता है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि वॉल्केनो का कौन सा प्रभाव नहीं है, ठीक है, तो ये है। उसके बाद है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, वॉल्केनो से लैंडफॉर्म भी बनते हैं, है ना, वॉल्केनो से लैंडफॉर्म भी बनते हैं, तो वो हमें समझना है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म है, कितने टाइप के हैं। उसके बाद है मेजर वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, तो ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर क्लास को आगे चलाएंगे, अपने डिस्कशन को, अपने स्टडी को आगे चलाएंगे। अगर ये आप बना लेते हो अपने माइंड में या अपने कॉपी में, अपने नोट्स में, तो आपका 70% काम सॉल्व हो जाता है ना, कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ यहीं से बनना है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, या फिर ओरल क्वेश्चन हो, कोई भी हो, यही बनेगा ना, कि कुछ भी पूछ लेगा वो। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, इस पे हमने बात कर भी ली है, किस पे, कि वॉल्केनिज्म क्या है, इस पे जस्ट हमने बात की, है ना, वॉल्केनिज्म क्या है, इस पे हमने बात की, इस पर भी हमने बात कर ली, वॉल्केनो क्या है। 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो वॉल्केनिज्म इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है, और वॉल्केनो इज ए वेंट, एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है, एक एरिया है, ठीक है। तो ये हमने एक बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या था, कॉजेस ऑफ वॉल्केनो। अच्छा, वॉल्केनो में जब वॉल्केनो होता है, मैं आपको बता दूं, जब वॉल्केनो होता है या जब वॉल्केनिज्म होता है, तो उसमें से क्या क्या निकलता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकलती हैं, ठीक। तो अगर चलो, अगर जैसे मान लीजिए देखें, सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये उसकी भूप्रकृति है, और यहाँ पर मैग्मा है, ठीक, थोड़ा बेसिक समझा देते हैं, यहाँ पर मैग्मा है। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्मोलॉजी हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, कि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे एक टर्मोलॉजी है यहाँ पे मैग्मा, है ना, दूसरा टर्मोलॉजी है यहाँ पर लावा, है ना, लावा। तो 2 टर्मोलॉजी यहाँ पे है। तो मैग्मा का मतलब ये होता है, यानी पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर सभी की सभी जो मटेरियल हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, यानी सभी के सभी तरल अवस्था में है। तो पृथ्वी के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी पदार्थ हैं, उन सब को हम मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा का पॉइंट क्लियर हुआ। मैग्मा क्या है, कि पृथ्वी के अंदर भाग में, इंटीरियर पार्ट में जो भी लिक्विड मटेरियल है, जो भी तरल पदार्थ हैं, सभी को हम मैग्मा कहते हैं। वो क्या है, सभी मिनरल्स का मिक्सचर है, जैसे सिलिका है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है, ये सभी हैं, जितने भी खनिज हैं वो सभी लिक्विड फॉर्म में हैं, उनको हम मैग्मा कहते हैं,
क्लियर है। अब बात करते हैं लावा की। जब ये मैग्मा सरफेस पर आता है, जब ये मैग्मा सरफेस पर आता है तो हम इसी मैग्मा को धरातल पर लावा कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, लावा क्या है, मैग्मा क्या है। अब हम बात करते हैं कि जब वॉल्केनिज्म होता है तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। तो सबसे पहले गैस में निकलता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है वाटर वेपर, जल वाष्प। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कार्बन निकलता है, बिल्कुल निकलता है, और उसके बाद सॉलिड पार्टिकल निकलते हैं, सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल। तो गैस है, कार्बन है, सॉलिड पार्टिकल है। तो मैग्मा में तीन चीजें निकलती हैं। अगर आपसे बात करे कोई कि वॉल्केनिज्म में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ निकलती है, वॉल्केनिज्म में सबसे ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं, वॉल्केनिज्म में सबसे ज़्यादा निकलती है वो है वाटर वेपर, यानी जल वाष्प, है ना। जल वाष्प सबसे ज़्यादा निकलता है जब मैग्मा में। तो मैग्मा में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, वाटर वेपर का। ठीक है। और मैग्मा में ही CO निकलता है, मैग्मा में ही कार्बन निकलता है ना, ये सारी चीज़ें। और मैग्मा में ही CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी गैसें भी निकलती हैं। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो सबसे ज़्यादा वाटर वेपर निकलता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो अभी हमने आपके लिए जो बातें बताई हैं वो सिर्फ 2-3 बातें हैं। पहली मैंने बात बोली है कि वॉल्केनिज्म में कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। तो वॉल्केनिज्म में गैस निकलती है, कार्बन निकलती है, और सॉलिड पार्टिकल निकलते हैं। गैस, कार्बन, सॉलिड पार्टिकल। ठीक है। गैस में सबसे ज़्यादा वाटर वेपर निकलता है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है। चलिए अब हम सीधे सीधे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉज ऑफ वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म के कॉज कौन कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो सॉलिड पार्टिकल है ना, वो मतलब छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकते हैं, छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकते हैं। अगर वॉल्केनो अचानक से ब्लास्ट होता है, सडन ब्लास्ट होता है, तो उसमें बड़े बड़े पत्थर भी निकल सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ वॉल्केनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कॉजेस ऑफ वॉल्केनिज्म। कॉजेस ऑफ वॉल्केनिज्म या वॉल्केनो। तो कौन कौन से कॉज हैं वॉल्केनो के। ठीक है। कौन कौन से कॉज, तो ध्यान रखना है, वॉल्केनो के इंटीरियर फैक्टर हैं, यानी वॉल्केनो के लिए केवल और केवल इंडोजेनेटिक, ठीक है, इंडोजेनेटिक फोर्स ही काम करते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल ही काम करते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडोजेनेटिक में कौन कौन से हैं, इन्हीं में से। ठीक है। तो इनमें से सबसे पहला जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है। और दूसरा है, अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, प्लेट कन्वर्जन, प्लेट डाइवर्जन, प्लेट कन्वर्जन, प्लेट डाइवर्जन, उसके बाद है प्लेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो ये 3 काम हो सकते हैं
कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं। और दूसरा दूसरा कौन सा कॉज है मैं बता दूं, दूसरा है जियोथर्मल कन्वेक्शनल करंट। जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो पहला है फर्स्ट था प्लेट टेक्टोनिक, दूसरा है जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट। अब हम दोनों की बात करते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं प्लेट कन्वर्जन, तो प्लेट कन्वर्जन है क्या, इसको समझ लीजिए एक बार। प्लेट कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब दो प्लेट आपस में टकराती है ना, जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कन्वर्जन। एक प्लेट ये है, इधर से जा रही है, दूसरी एक प्लेट ये है, इधर से आ रही है, ठीक, यहाँ से आ रही है। तो जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होंगी तो यहाँ से एक, और ये एक प्लेट इसमें जो है ना, जो बाहरी प्लेट है वो नीचे आ जाएगी और यहीं से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्लेट कन्वर्जन प्रोसेस। जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, है ना, दो प्लेटें आपस में ऐसे आएंगी, पास में धीरे धीरे आएंगी, और एक प्लेट क्या होगा, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। हल्की प्लेट, अब यहाँ से जो यहाँ से एरिया है ना, यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा, इस एरिया से मैग्मा निकलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्लेट कन्वर्जन। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि प्लेट कन्वर्जन से वॉल्केनो कैसे होता है। बहुत सिंपल पॉइंट है, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, एक प्लेट नीचे चली जाएगी और वहीं से मैग्मा उसी एरिया, उसी पोर्शन से जहाँ से वो सबडक्ट होगी और नीचे जाएगी, उसी रीजन से जहाँ पे कन्वर्ज होगी, उसी रीजन से मैग्मा निकलेगा और उसी को हम लोग वोल्केनो कह देंगे, ठीक है। अब दूसरा है कि अगर कोई, इसे दो प्लेटें हैं, जैसे एक प्लेट ये है ना, और एक प्लेट ये है, अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, मतलब अलग जाती हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्जन, प्लेट डाइवर्जन। अगर ये इसको कहते हैं प्लेट डाइवर्जन, जो मैंने अभी आगे लिखा भी है, ठीक है, प्लेट डाइवर्जन। तो प्लेट डाइवर्जन में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं, वहाँ पर मैग्मा अपने से निकलता है। जैसे मान लीजिए ये वाला पोर्शन है, ये है ना, ये मैग्मा यहाँ से निकला ना, तो क्योंकि ये अलग, जैसे ये एरिया अलग होगी ना, तो इस एरिया को, है ना। अच्छा, इसके एग्जाम्पल मैं बता दूं, यहाँ पर जो वॉल्केनो होता है, कन्वर्जन का एग्जाम्पल मैं बताऊं तो बहुत जगह है। अब वो मैं आगे बताऊंगा कन्वर्जन एग्जाम्पल कहाँ पर है, डाइवर्जन का कहाँ पर। हाँ, ट्रांसफॉर्म से थोड़े कम वॉल्केनो आते हैं। तो जब दो प्लेटें, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ये रीजन ऐसे है, अगर ये ऐसे होगा तो यहाँ पे स्पेस बनेगा ना, जब यहाँ से स्पेस बनेगा तो यहीं से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा, इसी को कहते हैं डाइवर्जन, ठीक है। तो ये तो समझ में आया। अच्छा, डाइवर्जन का जो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे ना, तो इसका एग्जाम्पल है एक बहुत बड़ा, जैसे एक है अटलांटिक रिज। अटलांटिक रिज आपको मालूम है कि जैसे मान लीजिए, मैं दूसरा लेता हूँ, जैसे ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में ये इक्वेटर है और ये प्राइमेरिडियन लाइन है, यहाँ पर अटलांटिक है, ये अटलांटिक, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर एक रिज बना हुआ है, ऐसे रिज का मतलब है एक ओशनिक माउंटेन। रिज का मतलब होता है कि महासागरीय भागों में एक पर्वतमाला है ना। रिज माने होता है, रिज माने होता है कटक। तो कटक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये ओशियन है और ये ओशियन में ये पानी है ना, ये पानी है, इस तरह से।
तो अगर कोई मैग्मा निकलेगा ना तो यहाँ पे एक पहाड़ी बनाएगा इस तरह से, एक माउंटेन होगा इस तरह से, लेकिन वो पानी के अंदर ही होगा। तो अगर पानी के अंदर कोई माउंटेन है या कोई भी एरिया है तो उसको अगर वो पैरेलल फॉर्म में है, एक माउंटेन के फॉर्म में है, तब हम उसको रिज कहते हैं या कटक कहते हैं। हिंदी में कटक, इंग्लिश में रिज है। तो जो अटलांटिक रिज है, अगर आप मैप में देखोगे तो लिखा होगा अटलांटिक कटक या अटलांटिक रिज। अटलांटिक रिज का मतलब है कि अटलांटिक ओशियन में एक बहुत नॉर्थ टू साउथ एक रिज है, एक माउंटेन टाइप की ओशनिक माउंटेन है, उसी को हम लोग कहते हैं वो अटलांटिक रिज। और ये डाइवर्जन का रिजल्ट है, यानी एक प्लेट इधर डाइवर्ट हुई और एक प्लेट इधर डाइवर्ट हुई। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया कि कटक क्या होता है और डाइवर्जन का एग्जाम्पल क्या है। हाँ, ट्रांसफॉर्म से बहुत कम होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कन्वर्जन के। ठीक, तो डाइवर्जन का फिर भी हम ट्रांसफॉर्म समझा देते हैं। ट्रांसफॉर्म होता क्या है? ट्रांसफॉर्म, प्लेट ट्रांसफॉर्म का मतलब है प्लेट ट्रांसफॉर्म का मतलब है जब दो प्लेटें आपस में एक साथ पैरेलल मूव करती हैं या दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल में अपोजिट मूव करती हैं, तो उनको हम ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। जैसे दो प्लेटें हैं इस तरह से, तो ऐसे ऐसे गति करना शुरू कर दी तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं कर रही हैं, वो सीधे गति कर रही हैं। लेकिन हाँ, मैग्मा तो निकलेगा। अगर वो इधर से, जैसे एक प्लेट है, सिंपल सा दो प्लेटें हैं, जैसे मतलब ऐसे दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें एक दिशा में गति कर रही हैं, एक दिशा में, या एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा ना। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मैग्मा तो निकलेगा। किसी एरिया में रीजन खाली होगा, जब रीजन खाली होगा तो वहाँ से मैग्मा निकलेगा। लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम रेयर केस में ये, इनसे वॉल्केनो बहुत कम आते हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्केनो आते हैं कन्वर्जन से, उसके बाद डाइवर्जन से और फिर ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अच्छा, मैं आपको एक कन्वर्जन का एग्जांपल बताता हूँ। कन्वर्जन का एग्जांपल क्या है? कन्वर्जन का मतलब होता है अभिसरण। ठीक है, अभिसरण के एग्जाम्पल में मैं आपको अगर बात करूं तो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए एक कन्वर्जन में एग्जाम्पल दो लेते हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो स्ट्राम्बोली एक वॉल्केनो है। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, ठीक है, ये इटली में है। स्ट्राम्बोली इटली में है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, इटली में है। इसको लाइट ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं, लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी इसको कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। उसके बाद है इंडिया में भी एक कन्वर्जन का एग्जाम्पल है, वो है बैरन आइलैंड, है ना, बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड आपको पता है ये अंडमान निकोबार में है और ये बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में है, इंडिया का पार्ट है, अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड। ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है। तो समझ में आया आपको? कन्वर्जन का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, डाइवर्जन का एग्जाम्पल बता दिया। अब टॉपिक को हम देखते हैं, हमने क्या क्या हम टॉपिक को लेकर चले थे। हम टॉपिक को लेकर चले थे ये कि वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनिज्म क्या है और वॉल्केनो कारण क्या। तो कारण हमने बता दिए, ये वाले कारण मैंने बताए हैं, ये वाले अभी, कि खासकर ये, हाँ, प्लेट टेक्टोनिक के कारण। दूसरा कारण अभी बचा हुआ है, वो है जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट। यानी जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट से वॉल्केनिज्म कैसे होता है वो हम बात करेंगे अभी। टॉपिक आप हेडिंग डाल सकते हो, जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट एंड वॉल्केनिज्म। थर्मल कन्वेक्शनल करंट
एंड वॉल्केनिज्म, एंड वॉल्केनिज्म, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं भूतापीय भूतापीय संवहनीय धाराएं और ज्वालामुखी, ठीक है। ये है, ये कभी आपके इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकता है कि भूतापीय संवहनीय धाराएं क्या होती है, ज्वालामुखी कैसे आता है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि ये जो टॉपिक है ना, जियो थर्मल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कन्वेक्शनल करंट, यही है जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दी है आर्थर होम्स ने, आर्थर होम्स ने, ठीक है। ये आर्थर होम्स ने ये थ्योरी दी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये थ्योरी है क्या, किसके बारे में है। आर्थर होम्स ने कहा, जैसे नॉर्मली एक साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फिनोमिना देखिए, जैसे ये कोई बोतल या कोई बर्तन है, कुछ भी है, तो इसमें अगर पानी भरा हुआ है ना, इसमें अगर कोई लिक्विड है, अगर इसमें लिक्विड है, अगर इसको यहाँ से गर्म किया जाता है, ठीक है, अगर इस लिक्विड को नीचे से गर्म किया जाता है, तो देखो होता क्या है उसके अंदर एक साइकिल क्रिएट होता है। यानी ऊपर से जो पानी है वो नीचे की ओर आता है, ऊपर से पानी नीचे की ओर आता है, या ऊपर से लिक्विड नीचे की ओर आता है, और वो एक जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये नॉर्मल एक फिनोमिना है, ये है, और ये साइकिल सा बन जाता है। मतलब उन्होंने कहा, आर्थर होम्स का, ये हम बता रहे हैं कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन का मतलब है कि ठंडा लिक्विड या ठंडा पदार्थ कोई भी हो, वो नीचे आएगा और गर्म ऊपर जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है, चाहे वो पानी हो, दूध हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो गर्म होता है तो गर्म वाला जो है वो ऊपर जाएगा और ठंडा वाला नीचे आएगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये गर्म है, ये गर्म हो रहा है ना, ये गर्म वाला पार्ट है, ये गर्म वाला पार्ट है ये, और ये ठंडा वाला पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। और ये ऐसा नहीं सिर्फ पानी में है, विंड एयर में भी होता है। आपको पता है कि ठंडी हवा नीचे बैठती है और गर्म हवा ऊपर जाती है। तो कन्वेक्शनल कोई सिर्फ लिक्विड में नहीं है, हर जगह है। मतलब विंड में भी हम इसको देखते हैं कि आपने एक चीज़ सुनी होगी, सबसे ज़्यादा जो कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शनल रेनफॉल है ना, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पे होता है, आपको मालूम है ना। सबसे ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा इसी रीजन में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल इसी रीजन में होता है। और सही बताऊं तो कन्वेक्शनल रेन इज ए टाइप ऑफ रेन, है ना। कन्वेक्शनल रेन, है ना, इज ए टाइप ऑफ रेन, टाइप ऑफ रेन, आपको पता है ना। ये एक वर्षा का प्रकार होता है। इसमें क्या है कि जब कोई ठंडी हवा, जब गर्म हवा ठंडी होती है तो वो नीचे बैठती है, और नीचे बैठने के बाद गर्म हवा वो ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठती है, ऊपर जाने पे फिर वो ठंडी होती है, फिर वो नीचे बैठती है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन रेनफॉल है। हम कन्वेक्शन रेनफॉल क्या होता है, इसको हम रेनफॉल वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि जो कन्वेक्शन प्रोसेस है वो लिक्विड में नहीं है, एयर में भी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। अब इस पे आ जाते हैं। तो आर्थर होम्स का कहना है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके अंदर मैग्मा है। उन्होंने कहा कि अर्थ के अंदर कई सारे, अर्थ के अंदर जो है भी कन्वेक्शनल करंट चलते हैं, कन्वेक्शनल करंट साइकिल चलते हैं अर्थ के अंदर भी, मैग्मा में, ये उन्होंने बताया,
ठीक है, ये उन्होंने बताया कि कन्वेक्शनल करंट साइकिल मैग्मा में भी चलते हैं, इस तरह से उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि जब ये साइकिल चलते हैं ना, क्यों चलते हैं, क्योंकि ये लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड है। नीचे से क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैग्मा है, तो मैग्मा का अगर ये यहाँ टेम्परेचर देखेंगे, जैसे ए है ना, और ये ए है, तो बी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, बी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तो बी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ऊपर उठेगा मैग्मा, और ऊपर जाते जाते ये ठंडा होगा, फिर ये नीचे बैठेगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू बी कनेक्ट दिस फिनोमिना विद वॉल्केनिज्म, ठीक है, कैसे हम लोग को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आप समझिए, अगर कभी कभी क्या होता है, आर्थर होम्स का कहना है कि कभी कभी ये जो साइकिल है ना, ये जो वेव है ना, ये जो मैग्मा है ना, वो कभी कभी क्या होता है, टर्न नहीं होता है, कभी कभी इसमें टकराता है, इसमें हिट करता है। कभी कभी जब ये हिट करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है। पहले तो यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, ध्यान रखिए। आर्थर होम्स का जो कन्वेक्शन करंट है ना, जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट है, वो वॉल्केनिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे ये चीज़ है ना, अगर कोई चीज़ हिट करेगी तो पहले तो इसको वाइब्रेशन करेगी ना, उसके बाद पहले भाई किसी को आप चाकू मारोगे तो पहले वो थोड़ा पीछे हटेगा, फिर उसका खून निकलेगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो पहले क्या करता है, ये जो जियोथर्मल करंट है, पहले इसको हिट करती है, पहले इसको धक्का मारती है, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन के बाद जब ये टूट जाती है तो यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू होता है, तो यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्केनिज्म, इसको हम लोग वॉल्केनिज्म कहते हैं। तो ये है। अब आप लोग सोचोगे कि मतलब ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर जोग्राफर इस प्रोसेस से डिसएग्री करते हैं। ज़्यादातर लोग, उनका कहना है कि अगर सॉरी, उनका कहना है कि अगर ऐसा होने लगे तो पूरी पृथ्वी पर तो छलनी हो जाएगी, हर जगह वॉल्केनो आ जाएंगे, हर जगह अर्थक्वेक हो जाएगा। तो आर्थर होम्स का कहना है, मतलब ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर इससे डिसएग्री करते हैं लोग। डिसएग्री करने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट है चलन में। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या। जैसे मान लीजिए कि अगर दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है ना, और एक प्लेट ये है, दो प्लेटें हैं और एक प्लेट ये है ना, और एक प्लेट ये है, इस तरह से प्लेटें हैं। अब बात ये है कि जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक अगर यहाँ पे आया तब तो हमें समझ में आता है, हो सकता है कि कन्वर्जन से आया हो सकता है डाइवर्जन से आया हो। यहाँ पर आया, ये भी हमें समझ में आता है कि भाई कन्वर्जन डाइवर्जन से आया। यहाँ पर भी आया, ये भी समझ में आता है कि कन्वर्जन डाइवर्जन से आया होगा। यहाँ पर आया, ये भी हमें समझ में आता है कि कन्वर्जन डाइवर्जन या ट्रांसफॉर्म से आया होगा। अगर अर्थक्वेक या वॉल्केनिज्म यहाँ पर आता है, इस रीजन में, इस रीजन बीच में आता है, तो उसका क्या रीज़न होता है। तो इसका कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है प्लेट टेक्टोनिक के पास। प्लेट टेक्टोनिक का कहना है जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगी या अर्थक्वेक एक्टिविटी होंगी, वो सारी की सारी कहाँ पर होंगी, कन्वर्जन या डाइवर्जन जोन में। तो अगर जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट अगर जीवित है, अगर उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, तो उसका रीज़न है कि कन्वर्जन जोन के अलावा, डाइवर्जन जोन के अलावा भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटी होती हैं। इसलिए उनका उस थ्योरी का आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये बात, इसलिए इसका थ्योरी का एक अपना महत्व है, इसलिए। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया आपको कि जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट कैसे होता है।
तो बहुत सिंपल फॉर्म में शॉर्ट में समझ लीजिए कि जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट वो कन्वेक्शन करंट हैं, वो संवहनीय धाराएं हैं जो पृथ्वी के अंदर यानी भूप्रपट्टी के नीचे मैग्मा में चलती हैं। कभी कभी वो भूप्रपट्टी से टकराती हैं और अगर कोई एरिया सॉफ्ट होता है, नरम होता है, तो उस एरिया को ब्रेक करती हैं और वहीं से मैग्मा निकलना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिज्म। ज़्यादातर लोग आर्थर होम्स की थ्योरी से डिसएग्री करते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कन्वर्जन, डाइवर्जन या ट्रांसफॉर्म यानी प्लेट टेक्टोनिक के अलावा अगर कहीं वॉल्केनिज्म होता है तो उसके एक्सप्लेन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट की। ठीक है, तो ये था पूरी की पूरी कॉज ऑफ वॉल्केनिक। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि जो वॉल्केनिज्म है वो ह्यूमन एक्टिविटी का परिणाम नहीं है। जो वॉल्केनिज्म है ना, वो ह्यूमन एक्टिविटी का परिणाम नहीं है और ना ही देखो, जब भी जैसे मान ली हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे सुनामी, जैसे हम देखते हैं ना कि सुनामी देखते हैं हम, लैंडस्लाइड देखते हैं, है ना, हम फ्लड देखते हैं, हम अर्थक्वेक देखते हैं, है ना, हम एवलेंस देखते हैं। तो इनमें ना सभी में इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, ठीक है, इस सभी में इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स काम करते हैं, सभी में इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक। लेकिन वॉल्केनो एक ऐसा फॉर्म है या ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडोजेनेटिक ही काम करते हैं। ठीक है, और साथ में इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक के साथ में इन सभी में चाहे वो एवलेंस हो, हिमस्खलन हो, या अर्थक्वेक हो, या फ्लड हो, या लैंडस्लाइड हो, या सुनामी हो, इनमें ह्यूमन एक्टिविटी भी शामिल होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी भी शामिल होती हैं। ठीक है, लेकिन वॉल्केनो में ह्यूमन एक्टिविटी शामिल नहीं होती हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्स शामिल नहीं होता है, केवल और केवल इंडोजेनेटिक फोर्स शामिल होता है। ठीक है, वो भी दो तरह के हैं, प्लेट टेक्टोनिक और जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट। ठीक है, अब चलिए, अब इसको हम लोग अब जैसे मैं आपको बताऊं, जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट में हमने आपको बताया, या प्लेट टेक्टोनिक एरिया में बताया, जहाँ पर जिस एरिया में देखो, जिस मैक्सिमम वॉल्केनिक सेंसिटिव रीजन regions are called as ring of fire। ठीक है, रिंग ऑफ फायर। तो एक चीज मैं ये समझाने वाला था आपको कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है। तो वो एरिया हैं जहां पर मैक्सिमम वॉल्केनो आते हैं, मैक्सिमम। तो कौन सा एरिया पूरे वर्ल्ड में अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन सकता है, रिंग ऑफ फायर का पार्ट कौन सा कंट्री नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चिली। ठीक है, चिली। तो कौन सा कंट्री है जो रिंग ऑफ फायर का पार्ट नहीं है? मैं आपको बता दूं, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर इंडिया नहीं है। तो रिंग ऑफ फायर कौन सा पार्ट है? रिंग ऑफ फायर का मतलब है जहां पर पैसिफिक प्लेट, ओके, जिस एरिया में पैसिफिक प्लेट कन्वर्ज होती है, पैसिफिक प्लेट कन्वर्जन रीजन is called as ring of fire।
आगे भी थोड़ा सा इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पैसिफिक बेल्ट कन्वर्जन रीजन इज कॉल्ड एज अ रिंग ऑफ फायर रीजन, ठीक है। जहाँ जहाँ पर अब जैसे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर ये है, तो वो है अलास्का रीजन है, अलास्का, हम ये कह सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, है ना, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं वो रीजन। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपसे ना वो ओशियन भी पूछ सकता है, इसमें आपसे वो कॉन्टिनेंट भी पूछ सकता है, इसमें वो आपसे कंट्री भी पूछ सकता है, इसमें वो आपसे माउंटेन भी पूछ सकता है, ये कुछ भी पूछ सकता है रिंग ऑफ फायर रिलेटेड। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। बाकी चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें अब यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया। आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो या इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनो या वॉल्केनिक लैंडफॉर्म या मेजर वॉल्केनो, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।